Namaste JVS. Myself Dr. Pratika Saini, Faculty of Ayurveda, क्रियाशाली डिपार्टमेंट से ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक आहार पाक का। आहार पाक के अंदर हम क्या वर्णन करते हैं कि जो भी हमने आहार लिया है उसका पाचन पूरी तरह से कैसे होता है, किन किन स्टेप्स में होता है, क्या क्या बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और मध्य में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो आहार पाक का वर्णन में हम पूरा आहार पाक पढ़ते हैं। अब ये दो में डिवाइड होता है, अवस्था पाक में और विपाक में। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अवस्था पाक कि किन किन अवस्थाओं से गुजर के और आहार का पाचन होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अवस्था पाक। ठीक है, तो अवस्था पाक में क्या होता है, मेनली ये है डिफरेंट जो अवस्थाएं हैं कि हम जब हम भोजन ले रहे हैं तो कौन सा कफ की वृद्धि हो रही है, कब पित्त की वृद्धि हो रही है, कब वात की वृद्धि हो रही है। तो इस अकॉर्डिंग क्या क्या अवस्थाएं होती है, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में इसके अंदर वर्णन किया जाता है। तो मेनली हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था और कटु अवस्था पाक। ठीक है, तो सभी आचार्यों ने इसमें मेनली 3 ही अवस्थाएं मानी हैं, मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक। ठीक है, तो मधुर अवस्था पाक कहाँ पे होती है, ऊर्ध्व आमाशय में। जैसे कि आप जानते हैं कि कफ का स्थान होता है आमाशय से ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व आमाशय की ओर मधुर अवस्था पाक होता है। यानी मधुर का जो पाचन होगा या मधुर के ऊपर जो भी ड्राई प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो भी कार्य किया जाएगा मधुर रस पे, वो सब ऊर्ध्व आमाशय में होगा। यानी आमाशय के ऊपर जितना भी स्थान है, स्टमक से ऊपर जितना भी पार्ट है, वहाँ पे हमारा मधुर अवस्था पाक होता है। और इससे वृद्धि किसकी होती है, तो कफ दोष की वृद्धि होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि स्थान आमाशय से ऊर्ध्व किसका स्थान है, कफ का स्थान है, तो कफ की वृद्धि यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अम्ल अवस्था पाक। तो अम्ल अवस्था पाक कहाँ पे होता है, तो अम्ल हम जानते हैं कि इसका स्थान कहाँ है, अधो आमाशय में। ये था ऊर्ध्व आमाशय में, तो ये आमाशय के नीचे है, यानी ये आमाशय से ऊपर है तो ये आमाशय से नीचे है। ठीक है, आमाशय से नीचे क्या क्या है, ग्रहणी है, पित्तधरा कला है, तो ये सब भी अम्ल अवस्था के अवस्था पाक के स्थान होते हैं। यानी आमाशय के अधो में ग्रहणी और पित्तधरा कला, ये तीनों स्थान हैं अम्ल अवस्था पाक के। ठीक है, अब इसमें कौन से दोष की वृद्धि होती है, तो पित्त दोष की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कटु अवस्था पाक। ठीक है, क्योंकि ये स्थान क्या है, ग्रहणी और पित्तधरा कला जो है वो पित्त का स्थान है। इवन आमाशय के अधो भी हम पित्त का स्थान मानते हैं, तो यहाँ पे पित्त दोष की वृद्धि होगी। मतलब जो भी अभी हमने मधुर अवस्था पाक में पढ़ा था कि कफ की वृद्धि होगी, तो जो भी हमने भोजन किया यानी मधुर रस का जितना भी पाचन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे अब अम्ल रस का पाचन होगा और उससे पित्त दोष की वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कटु अवस्था पाक। तो कटु अवस्था पाक में क्या होता है, ये स्थान है यहाँ पे मतलब वात की वृद्धि होती है। तो वात का स्थान कहाँ पे है, पक्वाशय में। तो अधो आमाशय के बाद पक्वाशय, तो कटु अवस्था पाक का जो स्थान है वो पक्वाशय होता है। ठीक है, पक्वाशय में, और यहाँ पे वृद्धि किस दोष की होगी, फिर वात दोष की। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि कौन सी अवस्थाएं हैं, यानी 3 अवस्थाएं हैं, मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक। ठीक है, और इनके विभिन्न स्थान पढ़ लिए और इनके विभिन्न जिन दोषों की वृद्धि हुई है विभिन्न दोष पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब अवस्था पाक को प्रपाक भी बोलते हैं, इसका एक तो पर्याय प्रपाक भी है, किंतु विपाक इससे भिन्न होता है, इसलिए विपाक ये नहीं है, विपाक एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ इसका पर्याय है प्रपाक। अब हम एक एक अवस्थाओं को यानी तीनों अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मधुर अवस्था पाक। ठीक है, अब मधुर अवस्था पाक में मैंने क्या बताया था कि कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकते मधुरात् कफो भवात् फेनभूत उदीर्यति। ठीक है, तो यानी जो भी हमने भोजन लिया है, जो भी अन्न हमने लिया है उसको ग्रहण किया है, यानी उसको भुक्त मात्र से जो भी हमने अन्न ग्रहण किया है वो षड्रस युक्त है। षड्रस यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी 6 रसों से युक्त वो भोजन है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में 6 ही रस माने हैं, तो उन 6 रसों से युक्त जो भी भोजन है, जो भी अन्न है जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, भुक्त कर रहे हैं, खा रहे हैं,
माउथ में हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है बोधक कफ, वो क्या कर रहा है उसको पूरे को क्लेदन कर रहा है, उसका बोधन करा रहा है, यानी रस का बोधन करा रही है जीवा। ठीक है, तो जो 6 रस है उनका बोधन करा दिया जीवा ने, वो जगह कौन सी है हमारा मुख। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रसों का उन्होंने बोधन करा के और फिर उसका पाचन स्टार्ट हो गया, यानी अब क्या आया क्लेदक कफ। जो क्लेदक कफ है वो उसको बोलस में कन्वर्ट करेगा, यानी उसको सलाइवा जितना भी है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो उसका प्रभाव किया मधुरा कफो भवात फेन भूत उदीरयति, यानी जो मधुर रस है वो किसको उदीर्ण करेगा, कफ को। जो भी कफ दोष है उसको उसकी वृद्धि कर देगा और उस कफ दोष के कारण फेन की उत्पत्ति होगी। फेन यानी जो झाग है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है या उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है एक तरीके से। तो उसमें आप कभी भी देखेंगे जब भी हम स्टार्च को बॉईल करते हैं, आलू बॉईल करते हैं, चावल बॉईल करते हैं, तो हमेशा झाग निकलते हैं, तो वही झाग है फेन, यानी जो स्टार्च है झागदार है वो उसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कफ दोष के कारण फेन भूत उदीरयति, यानी कि झाग की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये श्लोक पूरा ऐसे है, अन्न से भुक्त मात्र से, अगर इसको हम तोड़ें तो ये अन्न से भुक्त मात्र से षड रस से, यानी षड और रस प्रपाक, उनका पाक हुआ, मधुरात कफो भवात, मधुर रस से कफ की उत्पत्ति हुई और फेन भूत उदीरयति, यानी फेन की उत्पत्ति हुई है। कफ दोष के कारण फेन कफ और फेन दोनों की उत्पत्ति हुई है मधुर रस के कारण। ठीक है, तो ये हुआ पहली अवस्था यानी मधुर अवस्था पाक। सॉरी, मॉडर्न में अगर इसको कोरिलेट करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, यानी जैसे टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो सलाइवा के अंदर होता है और वो पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो वही मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरा की पूरा इस मधुर अवस्था पाक में समझाया गया, यानी मॉडर्न का जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो आयुर्वेद में अगर कोरिलेट करें तो मधुर अवस्था पाक से कोरिलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अम्ल अवस्था पाक। ठीक है, अब अम्ल अवस्था पाक में क्या है कि मधुर अवस्था हो गई, यानी कि अब फूड माउथ से होता हुआ नीचे की तरफ आ गया है ईसोफेगस तक। ठीक है, तो अम्ल अवस्था पाक में क्या होता है, परम तु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावात्, यानी परम तु पच्यमानस्य, जो भी आपने अन्न लिया था, जो भी भोजन आपने लिया था वो अब शिफ्ट हो गया है डाउनवर्ड्स। ठीक है, वो नीचे की तरफ आ गया है, यानी माउथ से नीचे ईसोफेगस में अब स्टमक के अंदर आ गया, क्योंकि हमने इसका स्थान क्या पढ़ा था अधोआमाशय। यहाँ वाला ये जो पूरा काम है मधुर अवस्था का ये कंप्लीट हो गया हमारे स्टमक तक, यानी ऊर्ध्व आमाशय तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम माउथ से लेके ईसोफेगस से लेते हुए स्टमक तक अब हम आ गए हैं, यहाँ पे हमारी मधुर अवस्था खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम एंटर हो गए हैं ग्रहणी में, यानी कि ड्यूडेनम में, पित्तधरा कला में, अधो आमाशय, आमाशय के नीचे यानी स्टमक के बाद के जो हैं पैनक्रियाज हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, इन सब में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, परंतु पच्यमान से, तो जो भी पच्यमान हुआ है मधुर अवस्था में, जो भी पाक हुआ है विदग्ध से अम्ल, अब उसका क्या होगा, उसका विदा होगा, यानी विदा होके वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। विदग्ध का अर्थ यहाँ पे क्या है, विधा, यानी कि अब वो जल रहा है और वो क्या हो रहा है अम्ल, अम्ल भवात, यानी कि अब उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है। अगर हम इसको मॉडर्न को कोरिलेट करें यहाँ पे एसिडिफाइड हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सब एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। HCl हो गया है, जितने भी एंजाइम्स हो गए स्टमक के बाद सब एसिडिक एंजाइम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो विदा होके अम्ल भवात, यानी कि अब वो सब एसिडिक होते जा रहे हैं, अम्ल होते जा रहे हैं। ठीक है, देन आशय अवमानस्य, यानी अब वो कहाँ जा रहे हैं, आमाशय से नीचे की ओर, आमाशय के नीचे, आमाशय से च्युत होके यानी कि नीचे की ओर अग्रसर होके और वो पित्त को उदीर्ण करेंगे। और पित्त कैसा होगा, अच्छ पित्त, यानी कि अच्छ पित्त। अच्छ पित्त का अर्थ क्या होता है कि वो अब द्रव नहीं रहा है, अब उसमें द्रव का नहीं रहा है, अघन।
अच का अर्थ होता है अघनम। अघनम यानी कि अब वो द्रव हो गया है, द्रव पित्त की उत्पत्ति हो गई है। अघनम का अर्थ हुआ द्रव पित्त की उत्पत्ति हो गई है। इस लेक्चर का आगे का जो कठोर अवस्था पाठ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।